हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश का व्यापारी और कारोबारी वर्ग जीएसटी लागू होने से पहले करों संबंधी अदायगी के मामले के समाधान की मांग कर रहा था और इसी मांग को पूरा करते हुए सीएम ने इस योजना को शुरू किया है। सीएम ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन योजना का शुभारंभ किया। लोक प्रशासन संस्थान के साथ मिलकर जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा। टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना व ब्याज राशि के 100% राशि का भुगतान करना होगा। सरकार ने राहत प्रदान करते हुए कुल आउटस्टैंडिंग की केवल 30% राशि भुगतान करने की छूट भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थान 2023 योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जीएसटी लागू होने से पहले 7 अलग अलग अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा की एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आबकारी एवं कराधान विभाग की एक मुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि ये स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की 7 अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, जिसमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया जिसमें कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस श्रेणी के तहत टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना व ब्याज राशि के 100% राशि का भुगतान करना होगा। वही विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30% व 50 लाख से अधिक राशि की आउटस्टैंडिंग पर करदाता को 50% राशि का भुगतान करना होगा। ओटीएस स्कीम की तीसरी श्रेणी निर्विवादित कर के तहत विभाग द्वारा जो टैक्स बनाया गया है, इसमें करदाता की ओर से कोई अपील नहीं की गई। ऐसी टैक्स आउटस्टैंडिंग में 50 लाख रुपए से कम टैक्स राशि पर 40% व 50 लाख रुपए से ऊपर राशि होने पर 60% का भुगतान करना होगा। इस श्रेणी में भी टैक्स पेयर को जुर्माना व ब्याज राशि में राहत दी गई है। वही चौथी श्रेणी में अंतरीय कर में टैक्स रेट की अंतर वाली आउटस्टैंडिंग को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सरकार ने करदाता को राहत प्रदान करते हुए कुल आउटस्टैंडिंग की केवल 30% राशि भुगतान करने की छूट दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस स्कीम के तहत करदाता को राहत देते हुए इस योजना में आसान किश्त जैसी सुविधा को भी जोड़ा गया है। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी, और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। खेल
खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं की खेल प्रतिभाओं को बचपन से ही तराशा जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों में केवल एक ही खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सके और प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा में खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित करने के रोड मैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय हैं, वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में लोकप्रिय खेलों और मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरी भी बनाई जाए ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग और पंचायत विभाग ने गांव में खेल के लिए जो आधारभूत ढांचा विकसित किया है उसकी भी मैपिंग की जाए ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। सीएम ने जन संवाद पोर्टल, ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल पर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स नर्सरी या अन्य संस्थान बनाने के लिए दर्ज की गई जनता की मांगों की भी मैपिंग कर सूची तैयार करने का कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पदक विजेता खिलाड़ी जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी का संचालन करें। उन्होंने खेल विभाग को उन खेलों से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन की सूची तैयार करने का कहा जिनमें लोकप्रिय तथा छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी भी शामिल हों। सीएम ने कहा कि कई बार छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी ताकि कोई भी हुनरमंद खिलाड़ी पीछे ना रहे। ऐसे खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार ट्रेनिंग मुहैया करवाने पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि GIS हरियाणा पोर्टल पर राज्य में उपलब्ध स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेटा अपलोड कर दिया गया है। वर्तमान में 11 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, इसलिए खेल विभाग इसका उपयोग कर सकता है। सीएम ने खेलों के आधारभूत ढांचा विकसित करने के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने के निर्देश दिए। उन खेलों से जुड़े खिलाड़ियों की सूची तैयार करने का कहा जिनमें छोटे स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी शामिल। जहां जहां जो खेल लोकप्रिय हैं, वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित पार्टी कार्यालय में विधायकों के साथ 2 घंटे मंथन बैठक कर विधायकों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जनसंकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि यात्रा अब तक प्रदेश के 60% गांवों को कवर कर चुकी है तथा बाकी बचे गांव का और वार्डों को जो है 25 जनवरी तक कवर कर लिया जाएगा। सीएम ने प्रदेश में नई गौशालाएं खोलने की भी घोषणा की। हरियाणा में बेसहारा गौवंश को बड़ी समस्या बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से पहले प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज व 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोलने का संकल्प लिया था, उसी तर्ज पर प्रदेश में नई गौशालाएं खोली जाएंगी। मकर संक्रांति तक हरियाणा गौ सेवा आयोग को दूसरी किश्त जारी कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि विकास योजनाएं शुरू करने के लिए जिला स्तर पर मैपिंग की जा रही है तथा बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रदेश की सभी प्राइवेट व सरकारी शिक्षण संस्थाओं में गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री शिक्षा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज व 20 किलोमीटर में कॉलेज बनाने का हमने जो संकल्प लिया था उसमें से कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं तो कुछ प्रगति पर है। भविष्य में विकास योजनाएं लागू करने के लिए जिले में मैपिंग करवाई जा रही है ताकि लोकल परिस्थितियों व जरूरतों को ध्यान में रखकर जिले में विकास कार्य करवाए जा सके। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों के साथ 2 घंटे बैठक कर समस्याएं सुनी। नई गौशालाएं खुलेंगी, हरियाणा गौ सेवा आयोग को दूसरी किश्त मिलेगी। मकर संक्रांति तक हरियाणा गौ सेवा आयोग को दूसरी किश्त जारी कर दी जाएगी। सीएम ने कहा जनसंकल्प यात्रा अब तक प्रदेश के 60% गांव कवर कर चुकी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2 विभागों नाम था मत्स्य और बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी, जिसे सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना को पायलट आधार पर बागवानी और मत्स्य पालन विभाग, IAS, IPS और IFOS के कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। अब प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी। समय सीमा के भीतर एक ही प्लेटफॉर्म से दावों को मंजूरी मिलेगी। इस योजना को बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड, CCHF कार्ड जारी किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। सभी हितधारकों जैसे पैनलबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को इस कैशलेस योजना से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी। ये योजना लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेगी। ये योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल 6 जीवन घातक आपदा बीमारियों यानी हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, 3rd व 4th स्टेज कैंसर रोगी और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है, बल्कि ये लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इंडोर उपचारों, डे केयर प्रक्रियाओं को कवर करती है। ये सेवाएं इस योजना के तहत DGHS के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड, CCHF कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी पेई कोड और साथ ही आधार नंबर या PPP नंबर का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पर कितना काम हुआ है इसकी जानकारी भी ले रहे हैं। इस सिलसिले में सीएम ने अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सीएम मनोहर लाल ने घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करें। ऐसी परियोजनाओं की अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है।
सीएम की 7,000 से अधिक घोषणाएं पूरी, 1,500 पर काम जारी, लगभग 1,200 घोषणाएं लंबित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक के दौरान वर्ष 2018 में पर्वतिया कॉलोनी फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा में हुई देरी की समीक्षा की। इस समीक्षा में पाया गया कि संबंधित XEN ने 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरती है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित XEN पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा वर्ष 2021-2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया। विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके लंबित विकास कार्यों की सूची मांगी जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी। सीएम ने कहा कि शहरों में पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए, जिससे कंसल्टेंट नियुक्त करने, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने से लेकर अनुमति प्राप्त करने तक की प्रक्रिया से छूट मिलेगी और कार्य जल्द हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नए ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन करने को कहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक मुख्यमंत्री ने कुल लगभग 10,000 से अधिक घोषणाएं की है, जिनमें से 7,000 से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी है। लगभग 1,500 पर काम चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 1,200 घोषणाएं लंबित है, जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर है। बैठक में इनमें से 864 घोषणाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की राजनीति में उस वक्त एक नया अध्याय जोड़ा, जब उन्होंने देश के पीएम के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली बना डाली। बीते दिनों इस कार्यक्रम का 50वां एपिसोड था। इस एपिसोड में मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे कल्याण के कार्यों के फीडबैक लेने के लिए 1 साल पहले शनिवार को विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था। उसका 2023 के अंतिम शनिवार 50वां एपिसोड था। इस विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली पर सीएम से प्रदेश के लगभग हर गांव व मोहल्ले से लोग जुड़े। विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री ने नव वर्ष पर हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 25 जनवरी के बाद नए क्लेवर और नए फ्लेवर में जनसंवाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष चर्चा का आज ये 50वां संस्करण है। इस 1 साल के दौरान मुझे विभिन्न वर्गों से सीधे बात करने का अवसर मिला है, जिससे आपकी समस्याओं, शिकायतों व सुझावों का सीधे ही पता चला है। साथ ही मुझे विभिन्न वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन के बारे में सीधे ही फीडबैक भी मिला है। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने तय किया कि लोग अपनी समस्याओं के लिए, कठिनाइयों के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए सरकार के द्वार पर न आए,
बल्कि सरकार उनके पास स्वयं जाकर उनकी समस्याओं को जाने, उनकी विकास की जरूरतों को समझे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से एक साल में 49 समूहों के लगभग 6,13,000 लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। यही नहीं, विभिन्न योजनाओं के लगभग 750 लाभार्थियों से मोबाइल पर बात हुई, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लाभार्थियों ने अपनी बात रखते हुए 650 समस्याएं व सुझाव रखे। इनमें 330 समस्याएं शामिल हैं। हमने आपके व्यवहारिक सुझावों पर अमल किया, आपकी मांगों को पूरा किया और आपसे मिले फीडबैक के आधार पर कई नए नीतिगत फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपके द्वारा रखी गई 330 समस्याओं में से 188 समस्याओं का समाधान हो चुका है। शेष समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया चल रही है। आज ये 50वां कार्यक्रम, मैंने योजना से कहा कि आज किसी लाभार्थी से बात नहीं करेंगे, बल्कि जितने लोग पहले जुड़े थे उन्हीं लोगों में से जो आज जुड़ सकें, एक बार फिर दोबारा से उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए। तो उन 6.5 लाख या 6,30,000, अभी 6,17,000 लोग पिछले जो हमारा कार्यक्रम था उस तक थे, तो उन 6,17,000 में से आज हमने तय किया कि हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ना चाहिए, हर मोहल्ले से कोई जुड़ना चाहिए। आज गली मोहल्ले गांव के इस समय मेरे पास 19,411 का आंकड़ा है कि जो जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता होगा आज कोई गांव बचा होगा जिसमें से 1 या 2 लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि कुल गांव कुल पंचायतें तो 6,500 के आसपास ही हैं। ऐसे ही मोहल्ले और सारे वार्ड अगर मिलाएं वो भी 2,000-2,500 के आसपास ही बनते हैं। तो 9,000 जगह से 19,400 लोग जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से हर गांव से ऑन एवरेज 3 लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं, तो 2-3 लोग हर जगह से जुड़े हुए, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि पूरा हरियाणा जो मेरी बात को सुनता है तो उनमें से एक विश्वास जागता है कि हाँ, इस सारे माध्यम से हमारे जो है समस्याएं जो है उसका हल मिलेगा। और कई जगह तो नए नए जो बातें, नए नए विषय सुन करके हमको भी बड़ी हैरानी होती है। सीएम ने कल्याणकारी कार्यों के फीडबैक के लिए शनिवार को विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2023 के अंतिम शनिवार इस विशेष चर्चा का कार्यक्रम का था 50वां एपिसोड। विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली पर मुख्यमंत्री से प्रदेश के लगभग हर गांव व मोहल्ले से लोग जुड़े। मुझे खुशी है कि जनता की 330 समस्याओं में से 188 समस्याओं का समाधान हो चुका है। वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु सीएम ने पहल की है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकारी प्राय क्रय समिति की बैठक में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने की मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 55.5 करोड़ रुपए की मुद्रण लागत आएगी और इसके अलावा अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेस कमेटी की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से मोल भाव के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा HPWPC की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण फरीदाबाद, महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के जल संरक्षण
पोषण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के वजन के साथ क्रियान्वयन की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लगातार गति मिल रही है। इसी कड़ी में बैठक में जिंद में स्थापित 15 MLD क्षमता के STP प्लांट के तहत उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए STP पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत विभिन्न सेक्टर में मरम्मत और डिवाइडिंग के साथ साथ सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, बागवानी व अन्य कार्यों का विकास कार्य के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 49 तक विभिन्न मास्टर स्ट्रोकों की विशेष मरम्मत का कार्य भी स्वीकार किया गया है। इन सभी सड़कों के कार्य के लिए लगभग 159 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 264 करोड़ रुपए के कंक्रीट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी। बैठक में कुल 13 एजेंडे रखे गए। सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। विभिन्न मास्टर सड़कों के विशेष मरम्मत कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल जिले के इस साथ लगते यूपी के वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में पहुंची। सीएम ने यहां साध्वी ऋतंभरा के जन्मोत्सव समारोह में शुभकामनाएं दी और संतों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, साध्वी ऋतंभरा, परमानंद गिरी महाराज, अनंत देव महाराज, जगत प्रकाश त्यागी महाराज सहित अन्य संतगण नेतागण उपस्थित थे। यूपी के वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सीएम ने साध्वी ऋतंभरा के जन्मोत्सव समारोह में शुभकामनाएं दी और संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन में साध्वी ऋतंभरा की भूमिका पर पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम ने वात्सल्य ग्राम में शुरू किए प्रकल्पों को सेवा का अनूठा प्रयास बताया। वात्सल्य गांव में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें वर्षों से जिसका इंतजार था, अब वो दिन आने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। वर्ष में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ व दुरुस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि नशे जैसी बीमारी को खत्म किया जाए। नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक अभियान चलाना होगा, नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन में हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों द्वारा आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची। वात्सल्य गाँव में साध्वी ऋतंभरा सेवा का अनूठा कार्य कर मानव जाति को जागृत कर रही है। यहाँ हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम जन्मभूमि आंदोलन में साध्वी ऋतंभरा की भूमिका पर एक पुस्तक का विमोचन किया। साध्वी के गुरु स्वामी परमानंद और अन्य संत भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में कहा कि न्याय की परंपरा का निर्वहन करने के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। उन्होंने वात्सल्य ग्राम में शुरू किए प्रकल्पों के सेवा का अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने कहा संतों की परंपरा शाश्वत है। उनका मार्गदर्शन हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर प्रगति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही संतों ने समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन के आसपास की भूमि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जहां भगवान ने कई अद्भुत करतब दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋतंभरा दीदी वात्सल्य ग्राम में मानवता को जागृत कर आध्यात्मिक प्रेरणा देने की अनूठी सेवा कर रही है।